राधे राधे। एपिसोड 498 एना का सच। रितिका को देखकर और उसे वंश की गर्लफ्रेंड जानकर एना थोड़ी हैरान थी। फिर भी वो अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान के साथ उसके पास आ गई। रितिका ने उसे सवालिया नज़रों से उसे देखा। एना बोली, हेलो रितिका, आई एम एना, एना सिंह रायजादा, नाइस टू मीट यू। रितिका ने वंश को देखा। वंश एना को अजीब तरह से घूर रहा था। उसे बार बार ये कहना कि वो उसकी फैमिली से है ये पसंद नहीं आ रहा था। रितिका मुस्कुराई और बोली, हेलो एना, मैं रितिका हूँ। एना ने कहा, आई नो, चलो हम माया से दोस्ती करते हैं। रितिका ने वंश को देखा। एना ने रितिका का हाथ पकड़ा और उसे माया के पास ले आया। वे दोनों माया को मीट देने लगे। माया को भी भूख लगी थी, इसलिए वे उन्हें खाने लगी। एना ने यह देखा और बहुत खुश हो गई। कुछ देर बाद माया का पेट भर गया। एना ने रितिका का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोली, अब चलो हम मूवी देखते हैं, और वो उसे खींचते हुए ले गई। उसके जाने के बाद जय वंश के पास आया और उन दो लड़कियों को खुशी खुशी जाते हुए देखते हुए बोला, विया, आपको ये लड़की थोड़ी खिसकी हुई नहीं लग रही? वंश ने उस तरफ देखा। थोड़ी नहीं, पूरी खिसकी हुई है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपना सर हिला दिया। वे दोनों अंदर चले गए। एना और रितिका लिविंग रूम में बैठकर टीवी ऑन करके बैठे थे। एना चैनल बदल रही थी। रितिका ने वंश को आते हुए देखा तो मुस्कुराई। वंश आकर उनके पास बैठ गया। जय एना के पास बैठ गया। उसके हाथ में रिमोट छीनते हुए बोला, तुम लड़कियों को कुछ नहीं आता, इसे मुझे दो। और उसने स्पोर्ट चैनल लगा दिया, जहाँ पर कुहू का लाइव मैच आ रहा था। अब ठीक है, पर एना उसके हाथ से रिमोट लेते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा था यहाँ बैठने के लिए? जाओ यहाँ से। और वो चैनल बदलने की वाली थी कि जय ने एक तरफ पॉइंट करते हुए कहा, एना देखो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे। एना ने उस तरफ देखा। वहाँ पर अंश, सोना और रायजादा फैमिली के सभी लोग दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर एना के चेहरे पर चमक आ गई और वो सोफे पर उछलते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वो मेरे डैड हैं। जय ने वंश को देखा और बोला, लगता है रायजादा फैमिली ने आज अपने काम से छुट्टी ले रखी है। इस पर चैनल की टीआरपी तो छप्पड़ फाड़ कर आने वाली है। वंश ने मुंह बनाया। जय बोला, वीआर, क्यों ना हम भी वहाँ पर चले, बहुत मज़ा आएगा। एना को भी तो उसके डैड के पास जाना ही होगा ना, क्यों ना एना? क्यों एना? एना ने हाँ में सिर हिलाया। पर वंश ने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ सोने। और वो जाने लगा तो रितिका बोली, वंश चलो ना, चलते हैं, मुझे आंटी से भी मिलना है। वंश ने कुछ पल सोचा और हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ। और वो कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद रितिका ने एना से कहा, एक्सक्यूज़ मी एना, मुझे वंश से कुछ बात करनी है। और वो वंश के साथ चली गई। एना ने कहा, वी आर रेडी होने गया है, तो ये उसके साथ क्यों जा रही है? जय वहाँ से जाते हुए बोला, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। डफर। ओह, एना ने कहा और मैच देखने लगी। अंश को देखते हुए उसके चेहरे पर चमक सी थी। कुछ देर बाद वे सब स्टेडियम के लिए निकल गए, जहाँ पर कुहू का मैच चल रहा था। मैच की फर्स्ट टर्न खत्म हो गया था और उसके देहरादून की टीम जीत रही थी और कल फाइनल मैच होने वाला था। इसलिए सब कुहू को चेंजिंग रूम के बाहर मीटिंग रूम में उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद कुहू भी आ गई। उसे देखकर सबने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। सबसे पहले तो सारांश ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन की, तुमने तो कमाल कर दिया और शॉट्स पर शॉट्स मारे हैं। कोहू हंसते बोली, थैंक यू भाई, आप मुझे नीचे उतारिए, मुझे लग जाएगी। सारांश ने उसे नीचे उतारा तो सोना बोली, अब लंच के लिए चले, तुम्हें भूख लगी होगी ना? कोहू ने कहा, बड़ी मोम, एक्चुअली कोच ने कहा है आज हमें कहीं बाहर नहीं जाना क्योंकि कल फाइनल है ना, इसलिए। अंश ने कहा, क्या कहा है तुम्हारा कोच? कहाँ है वो? मैं अभी उससे बात करता हूँ, और वो ऐसे कैसे तुम्हें जाने नहीं देगा हमारे साथ, चलो दिखाओ कौन है वो। और वो उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। कोहू एक तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोली, वो रहे मिस्टर दास, बहुत ही खड़ूस हैं, उनके नाक पर हमेशा गुस्सा ही होता है। अंश ने भी उसी तरह कहा, क्या सच में? ठीक है, चलो मैं उससे बात करता हूँ। और वे कोच के पास आ गए।
कोच अभी लगभग 40 साल का ही था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। वो दिखने में एकदम फिट था। कोच मिस दास ने कोहू को आते देखा तो उसके पास आते हुए बोली, लो अभी आ रही हो। तुम कहाँ गई थी? तुम जानती हो ना, तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से साथ नहीं आना, इवन अपने पेरेंट्स। वो उसे और डांटने को ही थी कि उससे पहले किसी की नज़र कुहू के साथ खड़े इंसान पर पड़ी और वो चुप हो गई। वो उसे पहचानती थी। वो तो इस उम्र में भी बहुत हैंडसम है। वो उसे देखते हुए बोली, मिस्टर रायजादा आप? अंश ने अपना गला साफ किया और अपनी भारी आवाज़ को सॉफ्ट करते हुए बोला, मैं मेरी बेटी को कुछ देर के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ आपको इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। क्या आपको कोई ऐतराज़ है? कोच मिस दास से उसकी बात सुनी तो उसका ध्यान टूटा। वो कैसे उसे मना कर सकते थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर रायजादा, आप ख्वाहिश को अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के लिए। यू नो, ये हमारी टीम की ब्रिलियंट प्लेयर है, हमें इनके ध्यान रखना होता है। अंश ने पोलाइटली कहा, ओह आई नो मिस दास, मैं इसका ख्याल रखूँगा। थैंक यू सो मच। वैसे ये ग्रीन कलर बहुत सूट करता है आप पर। मिस दास उसके ऐसे बात करने से थोड़ी शर्मा गई और वो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, ओह थैंक मिस्टर रायजादा। को हैरानी से अपने बड़े पापा के चार्म को देख रही थी। कैसे उन्होंने किसी खूबसूरत कोच को पिघला दिया था। अंश हल्का सा मुस्कुराया और ख्वाहिश को लेकर जाने लगा। मिस दास बोली, मिस्टर रायजादा, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगे? अंश ने अंगूठा दिखा दिया। मिस दास बहुत खुश हो गई, पर जब उसने अपने आसपास देखा तो सभी प्लेयर्स उसे देख रहे थे। वो अपना गला साफ करते हुए बोली, देख क्या रहे हो? चलो हॉस्टल चलते हैं। अंश और कुहू बाहर निकल गए। कुहू ने कहा, वाओ बड़े पापा, आपने उन्हें देखा? वो आपको कैसे देख रही थी? अंश अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मैंने कहा था ना, वो मुझे मना नहीं कर पाएगी। कुहू हंसते हुए बोली। वे दोनों सबके पास आ गए। रिहान ने कहा, मिल गई परमिशन? कुहू ने हंसते हुए बोला, यस डैड, आपको पता है बड़े पापा मिस दास के साथ। अंश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, कोई मुझे मना कर सकता है क्या? सोना उसे आंखें छोटी करते बोली, क्या हुआ वहाँ? अंश बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रही है। सोना ने अपना सर हिलाया। वे सब बाहर निकल गए। उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए गार्ड्स उन्हें कार तक ले आए। वे अभी कार के में बैठने ही वाले थे कि एक लड़की की आवाज़ आई, डैड! सब इस आवाज़ को सुनकर रुक गए। सबने उस तरफ देखा जहाँ पर एक लड़की भागकर उनकी तरफ आ रही थी और उसके पीछे ही उसे वंश, रितिका और जय दिखाई दे रहे थे। गार्ड्स ने ऐना को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनके बीच से भागकर आई और सीधा अंश से लिपट गई। डैड, थैंक गॉड आप मिल गए। अंश ने हैरानी से उसे देखा। वो उसे खुद से अलग करते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे डैड क्यों कह रही हो? अंश ने उसे देखा और ज़्यादा हैरान हो गया। उसने इस लड़की को कभी नहीं देखा था। वो उसे डैड कह रही थी। ऐना सुबकते हुए बोली, आप ये क्या कह रहे हैं डैड? मैं आपकी बेटी हूँ। अंश कुछ कहता उससे पहले ऐना धीमी आवाज़ में बोली, अंकल रायजादा, मैं आपके दोस्त मिस्टर पंकज अरोड़ा की बेटी हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उन्होंने मेरा किडनैप कर लिया है। अंश ने हैरानी से पीछे देखा। पीछे से वंश, जय और रितिका आ रहे थे। उसने ऐना को देखा। ऐना ने उनके अपने गले से चैन दिखाया, जिसमें अंश सब समझ गया। वो बोला, ठीक है तुम। वो कह ही रहा था कि सोना की आवाज़ आई, क्या कहा आपने? आपकी बेटी? ये आपकी बेटी है? अंश ने सोना को देखा और उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी। वो अपने मन में बोला, अरे यार, ये भी अभी होना था। सोना उसके पास आ गई और गुस्से से ऐना को देखने लगी। ऐना ने मुस्कुराते हुए देखा और बोली, हेलो आंटी, मैं ऐना हूँ, आपकी दूर की बेटी, है ना डैड? ये कहते हुए उसने अंश को देखा। अंश की हालत और ख़राब होने वाली थी। सोना, ये तुम मेरी बेटी? सोना ने बहुत गुस्से से उसे देखा।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंश ने उसे धोखा दिया। उसने कहा, आपने हमें धोखा दिया? कब से चल रहा है ये सब? अंश ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पर सोना ने कुछ नहीं सुना। वे सुबकते हुए कार में बैठ गई और ड्राइवर को चलने को कह दिया। उसके जाने के बाद रिहान अंश के पास आया और बोला, भाई, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने तो भाभी के साथ मेरा भी दिल तोड़ दिया। और वो कुहू को पकड़कर उसे ले गया। रूहानी उसके पास आई और बोली, ससुर जी, हमें नहीं लगता था आप इस तरह के इंसान हैं। आपने माँ को धोखा दिया। अंश ने उसे हैरानी से देखा। रूहानी कार में बैठ गई। तभी सारांश उसके पास आया। सारांश ने कहा, डैड, मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं इसे मेरी बहन नहीं मानूंगा। आप इसे घर लाने के बारे में सोचना भी मत। अंश ने घूरकर उसे देखा। सब चले गए। सबके जाने के बाद वंश, जय और रितिका उसके पास आ गए। उन्हें देखकर ऐना ने कसकर अंश की बाजू को पकड़ लिया। उसने कहा, अंकल, वो यहीं आ रही हैं, प्लीज़ सेव मी। ऐना ने डरते हुए कहा, डैड, देखिए, ये मुझे अपनी नीली आंखों से डरा रही हैं। आप इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। अंश ने ऐना को हाथ अपने बाजू से हटाया। उसे कार में बिठाते हुए बोला, ऐना बेटा, तुम यहाँ बैठो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। और उसने कार का गेट बंद कर दिया। अंश ने घूरते हुए वंश को देखा और कहा, क्या चल रहा है ये सब? तुम लोगों ने मारपीट के साथ अब किडनैपिंग भी शुरू कर दी। वंश ने कंफ्यूज होते हुए कहा, किडनैपिंग? मैंने इसकी कोई किडनैपिंग नहीं की है। मैं तो यहाँ ये जानने के लिए आया था कि ये क्या सच कह रही है। क्या ये आपकी बेटी है? वंश ने गुस्से से बोला। अंश ने गुस्से से बोला, शट अप! ये मेरी बेटी नहीं है। ये बेंगलोर के फेमस बिजनेसमैन पंकज अरोड़ा की बेटी है। अगर तुमने इसका किडनैप नहीं किया तो ये तुम्हारे पास कैसे आई? वंश ने उसे सब बताया। वो सब जानकर अंश हैरान हो गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों की वजह से तुम्हारी मॉम ने खुद को हर्ट कर लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो ऐना के पास बैठ गया और उनकी कार चल पड़ी। जय ने कहा, वीआर, अब हम क्या करें? वंश ने कहा, अब हमें कुछ नहीं करना। जो भी करेंगे डैड करेंगे। उसने रितिका से कहा, रिति, चलो अब घर चलते हैं। रितिका ने हाँ में सर हिलाया। इधर वंश ने ऐना से पूछा, ऐना, अब मुझे सच सच जानना है। तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? ऐना ने अपना सर झुका लिया और बोली, वो एक्चुअली अंकल, मैं डैड को बिना बताए मुंबई मेरे मॉम को ढूंढने आ गई थी। पर वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वीआर ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। जब वीआर ने मुझे पूछा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मैंने मैगजीन में आपकी फ़ोटो देखी तो मैंने उनसे झूठ बोला। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको कई बार मेरे घर पर डैड के साथ देखा था। इसलिए मुझे आप तक पहुंचने के लिए ये सब करना पड़ा। और वो अंश को देखने लगी। अंश ने कहा, ठीक है, पर तुम घर चलकर तुम्हारी आंटी को सब कुछ सच बताओगी? ऐना ने हाँ में सिर हिलाया। तो कैसा रहा ऐना का सच? और जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से हम सब के काना को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट एपिसोड 499, बाइक राइडिंग। अंश ऐना को लेकर घर आ गया। सबने उन दोनों को आते देखा तो अपना मुंह बनाकर सब अंश को घूरने लगे। अंश ने सारांश से कहा, तुम्हारी मॉम कहाँ है? सारांश ने कहा, आज आप उन्हें क्यों पूछ रहे हैं? आपने मॉम का दिल तोड़ा है और अब आप इसे भी यहाँ लेकर आए हैं। ये कहते हुए उसने गुस्से से ऐना को देखा। शट अप सारांश, ये बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ है? अंश ने कहा तो सारांश मुंह बनाते हुए बोला, वो कमरे में है। अंश कमरे में आ गया। उसने देखा सोना कबर्ड से सामान निकालकर बैग में डाल रही थी। वो उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सोना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोना ने गुस्से से उसके हाथ को झटका और बोली, अंश, हमें हाथ मत लगाओ, दूर रहिए हमसे। और वो सामान पैक करने लगी। अंश उसे एक बार फिर से अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मेरी बात तो सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। सोना गुस्से से बोली, क्या समझे हम? आपने हमें चीट किया। अंश, उसका सबूत भी है आपके सामने। और क्या देखना बाकी रह गया है? अंश उसे शांत करते हुए बोला, मैं तुम्हारे सवाल किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे सोच सकता हूँ तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में? ऐना मेरी बेटी नहीं है।
ये तो बेंगलोर के एक मेरे दोस्त की बेटी है और उसने सब कुछ सोना को बता दिया। सोना ने सुबकते हुए उसे देखा। वो बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? अंश ने उसके साफ आंसू किए। हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम उससे ही से पूछ लो। ये कहते हुए उसने ऐना की तरफ इशारा किया। ऐना दरवाजे पर खड़ी थी। सोना ने उसे देखा तो उसने हाँ में सर हिलाया। सोना अंश के सीने पर मारते हुए बोली, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? अंश बोला, तुम कुछ सुनती हो? तुम कुछ सुनती ही नहीं। कहो, जो भी देखा बस उस पर यकीन कर लेती हो, चाहे तुम्हारा पति कितना भी सच कह रहा हो। तुम्हें तो बस दूसरों की कही बातों पर यकीन होता है। सोना ने घूरकर उसे देखा और बोली, ठीक है, आज रात आप बाहर सोए। और उसने उसे धक्का दिया और कमरे से बाहर चली गई। अंश ने हैरानी से उसे देखा। उसके पीछे आते हुए बोला, सोना, तुम ऐसा क्यों कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ यार, बच्चे क्या समझेंगे? पर सोना ने कुछ नहीं सुना। वो ख्वाहिश के कम पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी बेटा, हम बाहर खाना वाले थे, लेकिन चलो हम तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाते हैं। और वो उसे लेकर किचन में आ गई। उसके पीछे ऐना और अंश भी आ गए। सबने ऐना को देखा। ऐना ने कहा, आई एम सॉरी गाइस, मैंने झूठ बोला, मैं अंकल की बेटी नहीं हूँ। सारांश ने उसे देखा और अफसोस करते हुए कहा, छे, सारा मूड ही खराब कर दिया इन लोगों ने। मुझे लगा था और ड्रामा होगा। पांडा, चल हम राइड पर चलते हैं मूड ठीक करने। आद्या ने हाँ में सिर हिलाया। आए वे चले गए। आद्या ने सारांश की बाइक निकाली और वे राइड पर निकल गए। सारांश ने हमेशा की तरह उसकी कमर में अपने हाथ लपेट दिए। आद्या को इसकी गुदगुदी सी होने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सारांश उसे चिपक कर बैठ गया, क्योंकि सारांश हमेशा से ही ऐसे था उसके साथ। पर आद्या को हर बार उसके ऐसा करना बहुत बेचैन करता था। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? सारांश ने कहा, चल बियर पीते हैं, कितने दिन हो गए ड्रिंक को हाथ भी लगाए। आद्या ने हाँ पर सिर हिलाया और वे निकल गए। दोनों ने शॉप से बियर का कैन लिया और अपनी फेवरेट जगह के लिए निकल गए, वो हिल स्टेशन, जहाँ पर लास्ट टाइम वंश रितिका को लेकर गया था। वो अभी जा ही रहे थे कि ट्रैफिक आ गया। आद्या ने बाइक रोकी और हेलमेट निकालकर अपना सर हिलाया, जिससे उसके छोटे छोटे बाल हवा में लहरने लगे। सारांश उसे ऐसा करते देख रहा था। उसे आज पहली बार आद्या की प्रेजेंस से फर्क पड़ रहा था। उसे देखते हुए उसका दिल धड़क रहा था। आद्या ने उसे मिरर में देखा तो क्या हुआ का इशारा किया। सारांश ने नहीं में सर हिला दिया। आद्या ने अपने कंधे उठा दिए। वो सिग्नल ऑफ होने का इंतजार करने लगी। तभी दो बाइक उसके दोनों तरफ आकर रुकी। उसमें दो दो लड़के बैठे थे, जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे। एक बाइक पर सवार लड़के ने अपने हेलमेट के फेस शील्ड को ऊपर किया और आद्या को देखने लगा। आद्या हर रोज की तरह अपनी कटी फटी जीन्स में थी और आज तो वो बाइक चला रही थी, जिससे वो काफ़ी कमाल की लग रही थी। उस लड़के ने अजीब तरह से आद्या को देखा। आद्या ने मुंह बनाकर उसे देखा तो वो लड़का बाइक की एक्सीलेटर फुल करने लगा। आद्या ने अपना सर हिलाया और हेलमेट लगाने ही वाली थी कि उस लड़के ने कहा, क्या हुआ बेबी, डर गई क्या? ये सुनकर उसके साथ बैठा लड़का हंसने लगा और वे दोनों हाई फाई देने लगे, पर आद्या उसे घूरने लगी। सारांश बोला, ओ भाई साहब, शायद तुम्हें नहीं पता, मेरी पांडा राइडिंग में तुम सबकी माँ है, इसलिए इससे उलझने की गलती मत करना। उस लड़के ने कहा, ओह रियली, देखते हैं किसमें है कितना दम। जो भी पहले उस हिल स्टेशन पर जाकर रुकेगा वो विनर होगा। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए आद्या ने हेलमेट पहन ली और बाइक स्टार्ट करके एक्सीलेटर देने लगी। सारांश ने कहा, चल पांडा, तेरी दोस्ती की इज्जत का सवाल, इसे देखा दे तू असली राइडर। और उसने उसका कंधा थपथपाया। कुछ ही सेकंड में ट्रैफिक सिग्नल ऑफ हुआ और वो दोनों राइडर ने बाइक को जितनी हो सकती है उतनी स्पीड से भगाने लगे। सारांश ने कसकर आद्या की कमर को पकड़ लिया और आद्या अपनी पूरी फोकस के साथ बाइक राइड करने लगी। आद्या ने देखा वे लोग आगे निकल रहे थे, इसलिए उसने कुछ कोर्स
कार्स और बड़े बड़े व्हील्स के पीछे छोड़ दिया। कुछ देर बाद वे लोग हिल स्टेशन पहुंचने ही वाले थे, तभी उन लड़कों ने अपनी स्पीड कम कर दी। सारांश ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? पर उस लड़के ने बदले में उसे सैल्यूट किया और बाइक दूसरी तरफ घुमा लिया। सारांश और आद्या को कुछ समझ नहीं आया। सारांश ने हंसते हुए कहा, लगता है डर गए, संभल कर सामने देख। पर अब देरी हो चुकी थी। आद्या की बाइक एक बड़े से गड्ढे में गिर गई और आद्या और सारांश उसके साथ अंदर घुस गए। वहां पर पुल बनाया जा रहा था और साफ साफ साइन बोर्ड लगा था कि स्पीड में होने की वजह से आद्या का सारांश ने उसे नहीं देखा और गड्ढे में आ गिरे। उनकी बाइक अलग और आद्या और सारांश अलग अलग गिर गई थी। दोपहर हो रही थी, इसलिए वहां पर काम करने वाले लोग उनसे कुछ दूरी पर लंच कर रहे थे। सबने उन्हें गिरते हुए देखा और भागकर उनके पास आ गए। इधर सारांश जल्दी से उठा और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा आद्या उसे कुछ दूर पर गिरी है और उसका पैर बाइक के नीचे दबा है। उसने हेलमेट भी लगा अलग गिर गई और आद्या बेजान सी थी। सारांश घबरा गया। वो जल्दी से उसके पास आ गया। उसने बाइक को उसके ऊपर से हटाया और उसका सर अपनी गोद में रखा। वो उसके गाल पर हल्का हल्का थपथपाते हुए बोला, पांडा आंखें खोल, पांडा उठो, देखो ये कोई मजाक नहीं है, पांडा प्लीज उठ, पांडा। उसने उसका पल्स चेक किया, वो चल रही थी। उसके नाक के पास उंगलियां करके उसकी सांसें चेक करने लगा। आद्या की सांस नहीं चल रही थी। वो परेशान हो गया। हेल्प हेल्प, सारांश जोर जोर से चिल्लाया। कुछ लोग जल्दी से उसकी मदद के लिए आए। उन लोगों ने आद्या सारांश को उनकी बाइक को बाहर निकाल दिया। सारांश ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया। वो आद्या के पास आया और उसे जगाने लगा। सारांश अब बस रोने ही वाला था। आद्या को बेजान शरीर उसके सामने था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, प्लीज़ उठ जा यार, मुझे डर लग रहा है। इसने उसे ज़मीन पर करा और उसे अपने हाथों के उसके सीने पर प्रेस करते हुए लगा ताकि आद्या जाग जाए। पर आद्या के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। पांडा प्लीज़ उठ, तू बहुत स्ट्रांग है, तुझे कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ मुझे मत डरा। वो उसे जगाते जगाते थक गया। उसका दिल भारी हो रहा था। उसे आद्या को खोने का डर लग रहा था। उसने उसे गले से लगाया, उसे बोला, प्लीज़ यार आंखें खोल, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, मुझे तुझे यहाँ आने के लिए कहना ही नहीं था। वो रोने लगा। उसने आद्या को वापस ज़मीन पर लिटाया और आखिर कोशिश करने के बारे में सोचा। उसने अपने माथे से बह रहे पसीने को साफ किया। उसने एक बार उसकी नाक को पकड़ा और दूसरे से उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे सीपीआर देने लगा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर कुछ देर की कोशिश के बाद आद्या अचानक से खांसने लगी। सारांश जल्दी से उससे दूर हुआ। खांसते हुए आद्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आह मेरा सर। सारांश ने उसे सीने से लगाया और बोला, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। और वो उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा जैसे उसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो। आद्या चुपचाप उसे ये सब करते देख रही थी। कुछ देर बाद जब सारांश को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है तो वो हैरान हो गया। वो उससे दूर होते हुए बोला, ओह आई एम सॉरी, मैं बस खुश था। उसने थोड़ा अजीब फील होने लगा। आद्या ने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त एम्बुलेंस वहाँ आ गई। सारांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो आद्या के पैर में काफ़ी दर्द हुआ क्योंकि बाइक उसके ऊपर गिरी थी। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर बाहर आया। तब सारांश ने उसे गोदी में उठा लिया। आद्या उसे देखने लगी। सारांश उसे लेकर एम्बुलेंस में बैठ गया और उसने उसे जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंच गए। सारांश उसी तरह उसे गोद में उठाए अंदर ले गया और उसे बेड पर बिठा दिया। उसने जल्दी जल्दी उसकी चोट की ड्रेसिंग किया और उसे ड्रिप लगाया और उसके पास ही बैठ गया। दवाई और कमज़ोरी की वजह से आद्या नींद में चली गई। सारांश उसके पास बैठकर उसे देखते हुए कुछ सोचने लगा। सारांश की हालत खराब हो गई थी। जब उसे लगा था उसने आद्या को खो दिया है। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा। हम सबके कान्हा चैनल, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, एक टच और चैनल सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।
छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। अब आगे। शाम का वक्त। आयुष घर वापस आ गया। आते ही उसे उस नई लड़की के बारे में पता चला, क्योंकि सिया और रूहानी कॉरिडोर पर लगे सोफे पर बैठकर उसके बारे में ही बात कर रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? आयुष वहाँ आते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनकर सिया और रूहानी सीधी हो गई। रूहानी उठते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रही थी। आयुष ने अपना सर हिलाया और कमरे की तरफ चला गया। रूहानी उसके पीछे आ गई। उसने आयुष के हाथ से बैग लिया और उसे टेबल पर रखते हुए बोली, आपको पता है आज क्या हुआ? आयुष अपने कोट के बटन खोलते हुए बोला, ये तो तुम्हें पता होगा, मैं तो सारा वक्त बाहर ही रहता हूँ। रूहानी उसके कोट को लेकर हैंगर पर टांगते हुए बोली, अरे वो ना एक मेहमान आई हैं अपने घर में, बहुत ही क्यूट है। आयुष अपनी घड़ी निकालते हुए बोला, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रूहानी उसके हाथ में घड़ी लेकर टेबल पर रखते हुए बोली, और वो ना पहले उसने कहा था कि वो ससुर जी की बेटी है, फिर हम सब शॉक हो गए, फिर पता चला कि वो उसके दोस्त की बेटी है, फिर भी माँ ने उन्हें आज बाहर सोने के लिए सजा दे दी। यह सुनकर आयुष के हाथ उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए रुक गए। क्या? उसने हैरानी से कहा। रूहानी ने उसे सब बताया। आयुष अपनी शर्ट को अपने मस्कुलर बॉडी से अलग करते हुए बोला, ठीक है, मैं डैड से बात करता हूँ। रूहानी आंखें फाड़ते हुए उसे देखने लगी। आयुष ने उसका मुंह खुला देखा तो उसे चिढ़ाने के बारे में सोचा। वो उसके पास आया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान से पीछे करते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं बहुत हॉट लग रहा हूँ? रूहानी ने उसी तरह कहा, हॉट नहीं, सुपर हॉट, और उसके गाल लाल हो गए। आयुष ने उसके गाल पर किस किया और बोला, रियली मिसेस रायजादा? रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सिर हिलाया। आयुष अब तेज़ आवाज़ में बोला, ठीक है, अब जाओ, मेड से ऊपर ही खाना लाने के लिए कहना, मुझे थोड़ा काम है। उसने उसके दूसरे गाल पर भी चूमा और उसके हाथ में अपनी शर्ट पकड़ाकर वॉशरूम में चला गया। रूहानी ने अपने गाल पर हाथ रखा और इसी तरह बाहर चली गई। अगले दिन आयुष सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया, क्योंकि उसे बाहर जाना था। रूहानी भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी टेबल पर फ़ोन रखा बजने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। जी आयुष जी। सामने से आयुष की आवाज़ आई। अच्छा रूहानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ और मेरी फ़ाइल छूट गई है मेरे स्टडी रूम में। जाओ और टेबल से लेफ़्ट साइड के लॉकर से एक फ़ाइल है, उसे लेकर आओ जल्दी। रूहानी स्टडी रूम में आ गई। वो लॉकर के पास आई और उसे देखा, उसमें पासवर्ड लगा है। रूहानी ने कहा, इसमें तो पासवर्ड है। आयुष ने जल्दी से पासवर्ड बताया तो रूहानी ने लॉकर खोला। आयुष बोला, वो उसमें नीले रंग की फ़ाइल होगी, उसे जल्दी से लेकर आओ। रूहानी ने फ़ाइल निकाल ली और बोली, आयुष जी, इसमें 2 नीले रंग की फ़ाइल है, कौन सी लानी है? आयुष ने कहा, वो जिस पे AR का लोगो बना है, लेकर आओ। रूहानी ने फ़ोन कान पर कंधे से नीचे दबाया और फाइल को देखने लगी। रूहानी ने कहा, मिल गई, हम अभी आते हैं। और उसने दूसरी फाइल लॉकर में रखना चाहा तो उसके एक पेपर निकल कर नीचे गिर गया। रूहानी ने उसे उठा लिया और उसे देखने लगी। ये क्या होगा आगे? अब आप थोड़ा सा बताइए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। और सब्सक्राइब करते जाइए।